Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, we are bringing another session of Learn with Topper series और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं श्री वैशाख नायर सर और वैशाख has scored great marks in CAPF paper 2 and ये recording just a second guys, there is some issue with the recording I guess. Hi guys, so we are starting the Learn with Topper series again, and today we have Sri Vaishak Nair sir with us. He will be helping us in CAPF paper 2 preparation, specifically the report writing part. He has got great marks in CAPF paper 2. So hello Vaishak sir, welcome to the session. Hello sir, good evening. So Vaishak, I would request you to take over the recording and the session, and I would be putting the PPT up on the screen. Then I would urge you to take the session forward. Sure, sir. So basically in this session, we will be trying to resolve the issue of argument writing. So basically we'll look at the हम लोग पेपर को देखेंगे और how to prepare and what to prepare, what to read, and I'll try to give you sample. मैं एक सैंपल दूंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप एक आइडियल आंसर आप कैसे रख सकते हैं. So basically, you can approach me on Telegram if you want. I have shared my Telegram ID and I have shared my email ID, and along with that, I have shared my Instagram ID as well. So you can approach me and ask your doubts. And even I believe you can ask your doubts on the chat as well, so that we can take a look at this. तो आप किसी भी मीडियम से अप्रोच कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं. मेरा पेपर 2 में 119 मार्क्स था, 119, which was one of the highest. और इसलिए आई एम टेकिंग सम सेशंस ऑन पेपर 2. एंड आज के सेशन का आइडिया ये होगा कि विल ट्राई टू कवर आर्गुमेंट राइटिंग इन सच ए वे दैट कि आपको और कोई मटेरियल उसका देखना नहीं पड़ेगा. इन द सेंस कि आप ऐसा मत समझिए कि यू विल कंप्लीटली हैव ए ग्रिप ओवर आर्गुमेंट राइटिंग एंड इसके बाद आपको पढ़ना नहीं है. ये नहीं है इसका ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको आर्गुमेंट राइटिंग क्या है और कैसे करना है और कैसे लिखना है, इन तीनों चीजों को विल ट्राई टू रिजॉल्व. एंड वाई क्यों मैं कह रहा हूँ कि हम कंप्लीटली एक सेशन में आर्गुमेंट कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, उसका आंसर आपको इस पूरे सेशन के एंड में मिल जाएगा. सो सबसे पहला मेरा टिप ये है आपके लिए कि आप किसी भी टॉपर को, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के सर को बिलीव मत कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको बिलीव करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिलीव करना है. और ये टिप यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. ऐसा नहीं है कि ये आर्गुमेंट राइटिंग या पेपर 2 के लिए ही एप्लीकेबल है. आप किसी भी एग्जाम को अप्रोच करें तो इस टिप को अपने माइंड में रखिए कि आपको हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से तैयारी करना है. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के अपने आइडिया को जज नहीं कर सकते हैं, देन आपकी प्रिपरेशन में कुछ कमी है ऐसा आप समझिए और आप बेहतर प्रिपरेशन कीजिए. इससे बेहतर सोर्स कुछ नहीं है सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर. सो पहला टिप ये था. और दूसरा टिप ये है कि कुछ एस्पिरेंट्स हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, हाउ टू अप्रोच पेपर 2. ये नॉर्मली ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम ये होता है. तो आई हैव पेस्टेड द इंस्ट्रक्शंस जो पेपर के सामने दिया रहता है. इसलिए मैंने पेस्ट किया है क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था इनिशियली कि सम क्वेश्चंस कैन बी अटेम्प्टेड इन हिंदी ऑल्सो. तो कौन कौन से क्वेश्चन है हमेशा डाउट रहता है और ज्यादातर एस्पिरेंट्स पूछते हैं हिंदी मीडियम वाले हैं तो क्या करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी मीडियम मीन्स आप हिंदी मीडियम से हो ये नहीं है, आप हिंदी मीडियम में पेपर अटेंड करो ये है. आप हिंदी बैकग्राउंड के हो और बाद में इंग्लिश में आ गए तो आप और पेपर इंग्लिश में दे रहे हैं तो आपको सभी कुछ इंग्लिश में ही लिखना है, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है.
बट अगर आप हिंदी मीडियम में हो और हिंदी मीडियम में पेपर देना चाहते हैं, तो अगर आप इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे आपको पता चलेगा कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर वन मतलब वो ऐसे होता है 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स के 4 ऐसे होते हैं, टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर वन होता है। वो आप हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने हिंदी चूज किया है। बट बियॉन्ड दैट आप देखेंगे सारे क्वेश्चन इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना है। तो आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये आर्ग्यूमेंट का पार्ट इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना है। सो पहला टिप ये था कि प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, और दूसरा टिप ये था कि आपको इंस्ट्रक्शंस अगर आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा आर्ग्यूमेंट का पार्ट, क्योंकि ये सेशन आर्ग्यूमेंट पे फोकस्ड है। सो आर्ग्यूमेंट में आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, इट डजेंट मैटर, आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना है। नाउ हम टिप वन को माइंड में रखते हुए आगे यहाँ पे हम लोग एक एक क्वेश्चन पेपर उठाएंगे प्रीवियस ईयर के, जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, और उसमें से हम एनालाइज करेंगे कि वो क्वेश्चन क्यों आया और वो क्वेश्चन क्या कहता है, क्या हमको उससे इन्फरेंस मिलता है। विल ट्राई टू एनालाइज व्हाट इन्फरेंस वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द क्वेश्चन। सो 2021 दिसंबर अगस्त में एग्जाम हुआ था 2021 का। तो 2021 में आर्ग्यूमेंट पूछा गया था। सी, इससे हमको क्लियरली पता चल जाएगा 20 मार्क्स के दो आर्ग्यूमेंट पूछते हैं, 20 मार्क्स इंटू 2, टोटल इसका वेटेज 40 मार्क्स है। और इससे एक बात और पता चल जाएगा आपको कि एसे राइटिंग में भी 20 मार्क्स है। सो आर्ग्यूमेंट राइटिंग इज इक्विवेलेंट टू एसे राइटिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस आपको मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, आर्ग्यूमेंट राइटिंग में आप कम वर्ड्स में लिख के 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो कोई एस्पिरेंट्स डाउट पूछते हैं, सर टाइम मैनेजमेंट का इश्यू होता है क्या? सो टाइम मैनेजमेंट का इश्यू से लड़ने के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप आर्ग्यूमेंट में थोड़ा फोकस करें, आप कम वर्ड्स लिख के भी ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। मैं सैंपल भी शेयर करूंगा। सो 2021 के क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्शंस इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा काफी समय से न्यूज में रहा है, और करंट अफेयर्स का लिंकेज समझने के लिए इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है कि आप पुराने पेपर देखें। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा हमेशा न्यूज में रहा है, अभी भी रिलेवेंट है, और शायद 2-3 साल बाद के पेपर में भी यही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो साल भर या 2 या 3 साल से रिलेवेंट रहे हैं, तो ऐसे टॉपिक्स हमेशा हॉट फेवरेट्स हो सकते हैं। और उनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, इलेक्शंस इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखा है इस पे ध्यान दीजिए आप, राइट आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका रिक्वायरमेंट क्वेश्चन के हिसाब से आर्ग्यूमेंट लिखना है। फॉर के लिए यानी कि इलेक्शन स्टेट इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन एक साथ होना चाहिए, ये है फॉर का, और अगेंस्ट में पॉइंट्स लिखना है आपको। सिमिलरली आप सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे तो सेकेंड क्वेश्चन है, फार्मर प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। अगेन फार्म प्रोटेस्ट पिछले साल पूरे समय न्यूज में रहा है और बहुत ही लंबा स्ट्रगल रहा है फार्मर्स का। उसके बाद अभी ये इश्यू रिडंडेंट है, ये इश्यू आगे होने नहीं वाला है, क्योंकि फार्म प्रोटेस्ट खत्म हो चुके हैं, फार्म लॉस रिपील हो चुके हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करके कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन आप इससे ये इन्फ्रेंस ले सकते हैं कि क्योंकि फार्म प्रोटेस्ट करंट अफेयर्स में था इसलिए क्वेश्चन पूछा। और एक और इन्फ्रेंस आप जरूर ध्यान में रखिए, फार्म प्रोटेस्ट काफी पॉलिटिकल था, काफी कंट्रोवर्शियल था, और उसके बाद भी यूपीएससी ने वो क्वेश्चन पूछा है। इसलिए आप इससे एक और पॉइंट निकाल सकते हैं कि कुछ डिबेट्स जो कंट्रोवर्शियल हैं और जिसका कोई एग्जैक्ट यस और नो नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। आपको ऐसे टॉपिक्स भी प्रिपेयर करना है। अब हम अगर
2020 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो 2020 के क्वेश्चन पेपर में आपको पैंडेमिक का एक क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि कोविड-19 आ चुका था और कोविड-19 अपने चरम सीमा पे था, लॉकडाउन लग गया था और प्रोबेबली दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन लग गया था। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज वगैरह न्यूज में थे, बहुत इम्पोर्टेंस मिल चुका था उन सबको, और साथ ही साथ काफी सारे आर्टिकल्स एक के बाद एक आने लग गए थे डोमेस्टिक वायलेंस इस एंगल से कि लॉकडाउन हो गया है, पीपल आर स्टेइंग इन द होम, तो प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्राइम्स कम नहीं हुए, ऐसे आर्टिकल्स आए थे न्यूज में, ऐसे इश्यूज थे। इसीलिए आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉलिट्यूड ड्यूरिंग ए पैंडेमिक इज नॉट अनवेलकम, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा है। सो पैंडेमिक रिलेटेड एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, इसीलिए वो क्वेश्चन आया है। लेकिन अब ऑलमोस्ट पैंडेमिक खत्म भी हो चुका है और पैंडेमिक पे काफी सारा क्वेश्चन पूछ भी चुके हैं, तो शायद कम इम्पोर्टेंट है। लेकिन स्टिल अगर आगे कुछ वेव आए या कुछ हो तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिमिलरली एक नॉर्मल टॉपिक है पॉलिटिकल अवेयरनेस का, ये क्वेश्चन हमेशा रिलेवेंट है। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा जैसे कि आप वन नेशन वन इलेक्शन वाला क्वेश्चन था, और वैसा वाला एक टॉपिक है। तो ऐसे टॉपिक्स को आप हमेशा तैयार करके रखना चाहिए आपको, एंड फ्यूचर में भी ऐसे इस लाइन पे कुछ टॉपिक्स आ सकते हैं। लेकिन अभी तक दो पेपर हमने देखा है, इसमें से आप क्लियरली समझ सकेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस टॉपिक्स हमेशा करंट अफेयर्स से उठाए गए हैं। अब अगर हम 2019 का पेपर देखेंगे, 2019 के पेपर में डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विथ कंप्यूटर्स का टॉपिक आया था, यानी कि जो डिजिटाइजेशन का बात चल रहा था और ई एजुकेशन बिकॉज ऑफ पैंडेमिक तो लास्ट में हिट किया था, उससे पहले का है ये क्वेश्चन पेपर, तो पैंडेमिक का कोई इम्पैक्ट नहीं है उसमें। लेकिन ई लाइब्रेरीज और गवर्नमेंट के काफी सारे इनिशिएटिव स्टार्ट हो चुके थे इन दिस रिगार्ड, तो इसीलिए ऐसा एक टॉपिक आया है। अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड है। होमवर्क शुड बी बैंड एट प्राइमरी लेवल एजुकेशन। जब भी एनुअल सोशल एजुकेशन रिपोर्ट असर का रिपोर्ट आता है तो एजुकेशन के ऊपर काफी सारे टॉपिक्स न्यूज में आ जाते हैं। सिमिलरली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ जाता है। तो ऐसा कुछ इवेंट हो उस प्रीवियस ईयर में तो आप एजुकेशन पे या तो एसए में या आर्ग्यूमेंट में एक टॉपिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अनदर लिंकेज बिटवीन एसए एंड आर्ग्यूमेंट इज कि Vaishak, I guess your audio is paused. Can you just switch it off and switch it on again? Video and audio is stuck. So another suggestion that I would like to give to all of you is just whatever topic Vaishak sir is giving, just try to attempt these previous year questions from the standpoint of taking them as model sample questions. So be it the digital technology may replace books with computers or homework should be banned at primary level education. So be it any of those topics, try to take them as samples and try to practice them over time. Try to structure your thoughts in such a way that you are able to attempt these questions. So essentially there would be 2 pages. So you should have enough fodder content to fill those pages. Similarly, the 2020 topics, solitude during a pandemic is not unwelcome. Political awareness among the social elite is inconsequential. So both these topics are like little hefty. They require you to think and ponder over the topics. So ऐसे अगर टॉपिक आ जाते हैं तो what is needed essentially is कि you are able to think about them on the spot, because ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका आपको you wouldn't be prepared for these kinds of topics, especially जो 2020 में आए थे. ठीक है, थैंक्स अ लॉट एके, मीन्स अ लॉट यार. बॉट बिल्कुल सेशन रिकॉर्ड करेंगे. आई गेस वाइशेक को शायद ज्वाइन होके दोबारा से एक बार वो करके देखते हैं. So let me just try that. There is some glitch, I guess. So yeah.
would request Vaishak to like join in again. Vaishak, are you now able to unmute yourself? यस सर, वो बीच में कट गया था. Okay, no issues. So yeah, sir is back and we were at 2020 here. Vaishak, take it forward. या तो सर 2020 से कट गया था या 2019 से सर? ओके, सो 2019 में डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आया एंड प्राइमरी लेवल एजुकेशन का क्वेश्चन आया, बिकॉज एक असर का रिपोर्ट बीच बीच में आता रहता है, फ्रीक्वेंटली आता है, और साथ ही साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे डॉक्यूमेंट आने वाला था, और सच करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट था. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं बोल रहा था और कट गया बीच में, कि आर्ग्यूमेंट एंड एसे हैव ए क्लोज कनेक्शन विद ईच अदर. ऐसा नहीं है कि आप आर्ग्यूमेंट के लिए एक टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं और एसे के लिए वो काम नहीं आएगा, या एसे के लिए एक टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट के लिए काम नहीं आएगा. राइटिंग में थोड़ा राइटिंग स्टाइल में डिफरेंस होगा, बट मोर और लेस मसाला सेम ही होगा, और आप उसको कैसे पुट करते हैं इस पे इंपॉर्टेंस रखता है. तो टॉपिक्स करंट अफेयर्स से आएंगे, और एक और डिफरेंस ये है कि आर्ग्यूमेंट में आपके पास चॉइस नहीं होगा, जो दिया जाएगा वो लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे में आप चॉइस ले सकते हैं. बाकी टॉपिक्स आर्ग्यूमेंट के हो या फिर ऐसे के हो, दे हैव क्लोज कनेक्शन विद करंट अफेयर्स, जो कि मैं सारे क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू अभी तक बता चुका हूँ, जैसे 2021 या 2020 या 2019. इवन अगर आप 2018 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो 2018 में प्राइवेसी का, 2017 में वो के एस पुट्टास्वामी जजमेंट आया था 2017 में, और उसी के बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था 2017 में के एस पुट्टास्वामी केस में. तो इसीलिए प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया, ऐसा एक टॉपिक फॉर और अगेंस्ट में दिया गया था. ऐसे सिचुएशन में जजमेंट आया था जब मे बी बहुत सारे इंडियंस को प्राइवेसी क्या है और प्राइवेसी की आइडिया के बारे में ज्यादा कोई आइडिया नहीं था. इस सिचुएशन में प्राइवेसी का जजमेंट आया था. तो ऑब्वियसली प्राइवेसी के ऊपर बहुत सारे कॉलम्स आर्टिकल आए, एक बना प्राइवेसी, तो प्राइवेसी का क्वेश्चन आ गया. सिमिलरली 2016 के नोट बैन का प्रोबेबली एंटायर जो भी रिजर्व बैंक का डाटा था वो सब बाहर आ चुका था बाय 2018. तो नोट बैन जस्ट लाइक वन नेशन वन इलेक्शन, या ऐसा एक बड़ा टॉपिक था जो 2-3 साल तक न्यूज में रहा, एंड बेस्ड ऑन दैट नोट बैन का क्वेश्चन पूछा गया. एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग फ्रॉम 2018 एंड 2021, आपको मैंने 21 का पेपर के टाइम में भी बताया आपको कि नोट बैन एक पॉलिटिकली सेंसिटिव डिसीजन था, जिसका पॉलिटिकल रीजंस थे, और लोग उसको सपोर्ट और अगेंस्ट पॉलिटिकल रीजंस के ऊपर कर रहे थे. तो ऐसे मोटिवेटेड क्वेश्चंस नॉर्मली बाकी एग्जाम्स में यूपीएससी छोड़ देता है, एंड मे बी ऐसे के रूप में इसीलिए नहीं पूछा है. बट आर्ग्यूमेंट का एक स्पेशलिटी ये है कि पॉलिटिकली ही डिबेटेबल नहीं, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें बोथ साइड्स आर इक्वली हैविंग देयर से, ऐसे वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर्ग्यूमेंट में पूछता है. तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है करके आप ऐसे क्वेश्चंस को ना छोड़े. नाउ मैंने अगले स्लाइड में आपको जो है की टेकअवेज डाल दिए हैं हमारे 4 क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद. सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप एसे और आर्ग्यूमेंट को अलग अलग मत देखिए, क्योंकि एसे का जो 20 मार्क्स एक एसे को लिखने से मिलता है वही 20 मार्क्स आपको आर्ग्यूमेंट में मिलता है. बेनिफिट ये है कि आपको आर्ग्यूमेंट में कम वर्ड्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं, और ऐसे की तरह आपके पास चॉइस नहीं है. तो आर्ग्यूमेंट शायद ऐसे से इम्पोर्टेंट है. नॉर्मली क्या होता है, हम ऐसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और आर्ग्यूमेंट को कम इंपॉर्टेंस देते हैं. ऐसे 4 है इसलिए 80 मार्क्स है, ये 2 है उसके बाद भी 40 मार्क्स है. तो इक्वल वेटेज दीजिए आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो उसको, और करंट अफेयर्स से कनेक्टेड टॉपिक्स ही आएगा इसमें, ऐसा नहीं है कि अगेंस्ट आएगा. और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये काफी डिबेटेबल टॉपिक्स होंगे, तो आप कोई भी साइड मत लीजिए. आप एस्पिरेंट्स हैं, फॉरवर्ड आगे फ्यूचर ऑफिसर्स हैं, तो आपके पास जो पॉलिटिकल व्यू है वो ए पॉलिटिकल होना चाहिए. तो आपको
फॉर और अगेंस्ट पैशनेटली, दोनों पॉइंट्स को पैशनेटली आपको डिबेट करना और उसके लिए कहना आना चाहिए। ये है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट। और हाउ टू राइट एक सैंपल के थ्रू मैं समझाऊंगा आपको, नॉट जस्ट सैंपल, मैं आपको पैशनेटली दोनों साइड को जो है एडवोकेट करके बताऊंगा। और आप हमेशा फेंस पे बैठिए। फेंस पे बैठना मतलब आप साइड मत लीजिए, आप ऐसा कंक्लूजन लिखिए जी कि आप किस साइड में हो उनको पता ना चले। ये है इसका टेक अवेज। और इसके बाद कैसे लिखना है और कैसे ज्यादा मार्क्स लाना है वो मैंने अगले स्लाइड में लिखा है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको क्या कहेंगे मुझे नहीं पता है। सर से भी आप पूछ सकते हैं, किसी को भी अपने मार्क्स या मार्कशीट देखने का ऑप्शन कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। जो जिसको जितना मार्क्स मिला वो पता चल जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो जो आपको पेपर 2 का इवैल्यूएशन करके देंगे ऐसा सब बोलते हैं, वो अपने हिसाब से इवैल्यूएट कर रहे हैं। बाकी यूपीएससी कैसे इवैल्यूएट करते हैं उनको कुछ पता नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिए, इसमें मत पड़िए कि उसको अच्छा इवैल्यूएट करना आता है, इसको कम इवैल्यूएट करना आता है। ये सब मिथ है। बाकी यूपीएससी कैसे इवैल्यूएट करता है किसी को भी नहीं पता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैंने जो ये टिप लिखे हैं, टिप 2, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ये मैंने किया है, आप ये देख सकते हैं और शायद आपको भी वर्क कर जाए। बाकी ये एप्लीकेबल है कि नहीं मुझे भी रियली पता नहीं है। मैंने जो किया है वो है टिप 2 में। तो क्या किया है, मतलब आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है फॉर और अगेंस्ट, बट हम ऐसे कूदेंगे नहीं कि फॉर और अगेंस्ट लिखेंगे। विल ट्राई टू पुट एन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। तो ये है पहला एजेंडा। तो आप इंट्रोडक्शन छोटा रखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन पूछा नहीं है उसने, उसने सीधा आर्ग्यूमेंट पूछा है क्वेश्चन पेपर बनाने वाले ने। तो आप नॉर्मली क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन टॉपिक के आपके पास जो नॉलेज है उस हिसाब से आप 1 या 2 सेंटेंस का इंट्रोडक्शन बनाइए। और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है अगेन कि आप आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे फॉर और अगेंस्ट, तो आप फॉर लिखिए, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स में उसका आर्गुमेंट लिखिए, और अगेंस्ट लिखिए, उसके बाद वो भी बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। ऐसे की तरह आप पैराग्राफ्स मत लिखिए। और अगर बुलेट पॉइंट में कुछ ऐसा है आपके पास कि आप अंडरलाइन कर सकते हैं या इंपॉर्टेंट लगे, तो वो आप अंडरलाइन कीजिए। सेम पेन से अंडरलाइन कीजिए, डिफरेंट पेन्स मत यूज कीजिए। अलाउड भी है कि नहीं आई डोंट नो, मैंने सेम पेन से किया था। एंड कंक्लूजन भी लिखिए, जैसे मैंने कहा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हम डालेंगे अपने तरफ से। और कंक्लूजन एक ऐसा तरीके से डालिए कि आप कोई साइड ना ले। सिटिंग ऑन द फेंस, हमें कोई साइड नहीं लेना है, बैलेंस्ड कंक्लूजन लिखना है। और दोनों साइड को आप इक्वली पैशनेट तरीके से एडवोकेट कीजिए, जैसे मैंने कहा। और ये इक्वली पैशनेट तरीके से तभी आप एडवोकेट कर पाएंगे जब आप रियली ए पॉलिटिकल होंगे। और ये चीज आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। तो आप सिर्फ ए पॉलिटिकल होइए और ब्यूरोक्रेट की तरह समझिए या ऑफिसर की तरह समझिए, आपको कोई साइड नहीं लेना है। एंड आर्ग्यूमेंट्स को आप इफेक्टिवली ऑर्डर कीजिए। इफेक्टिवली ऑर्डर कीजिए का ये मतलब है कि मैं जब आर्ग्यूमेंट्स लिखता था तो फॉर और अगेंस्ट ऐसे लिखता था जैसे कि फॉर वाला जो बंदा पहला बोल रहा है, मैंने जैसे फॉर लिखा और मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखना स्टार्ट किया, तो फॉर का पहले लिख दिया, उसके बाद अगेंस्ट का बाद में लिखना है। तो फॉर में जो फर्स्ट पॉइंट में जो हमने पॉइंट रखा है उसको काउंटर करते हुए आपको अगेंस्ट में लिखना है। ऐसा नहीं कि कोई भी कनेक्शन नहीं है अगेंस्ट और फॉर के बीच में, देयर शुड बी ए डिबेट। ऐसा लगना चाहिए कि फॉर का पहला सेंटेंस आपने पढ़ा, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, आप उसको काउंटर कर रहे हो अगेंस्ट में, उसी ऑर्डर में आप लिखिए। तो नॉर्मली मैं क्या करता था, फॉर फॉर पहले लेके मैंने पॉइंट्स लिख दिए। अब अगेंस्ट में मैं अलग से पॉइंट नहीं सोचता था, मुझे इसको काउंटर करना है अगेंस्ट, ये है आइडिया। तो उस ऑर्डर में लिखिए, और फॉर लिखते समय आप माइंड में ऑर्डर बनाइए कि इसमें सबसे बेटर आर्ग्यूमेंट क्या है, तो बेटर आर्ग्यूमेंट को आप ऊपर रखिए और उस हिसाब से अगेंस्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा आपका। इसके बाद मैंने एक सैंपल डाला है। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे टॉपिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अगर आप
देखेंगे तो शायद अभी आपके लिए रिलेवेंट नहीं होगा, बट 2021 का जो क्वेश्चन है, इलेक्शंस इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, मे बी 22 में रिपीट ना हो, क्योंकि सेम ईयर में लगातार तो रिपीट होने के चांसेस कम है, बट ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रोबेबली आपको आने वाले कई सालों में देखने को मिलेगा, और इसकी प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी हमेशा चर्चा में रहेगी अगले प्रोबेबली 4-5 साल तक। तो एक ऐसा टॉपिक है जो आप एक एस्पिरेंट के रूप से मे बी इस पेपर में डायरेक्टली ना पूछे या आर्गुमेंट में ना पूछे, तो हो सकता है ऐसे में पूछ ले। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने सैंपल के रूप में इस क्वेश्चन को लिया है। और नॉर्मली आप क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे तो मैंने कई सारे टॉपिक आपको दिखाए प्रीवियस ईयर पेपर से कि अब वो रिडंडेंट हो चुके हैं, अभी वो करंट अफेयर्स में है नहीं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते नॉर्मली। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर को देखने से आपको करंट अफेयर्स का लिंक नहीं होता है, उससे फायदा नहीं होता है। तो आपका पर्पस करंट प्रीवियस ईयर पेपर को देखने का कि हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू राइट वगैरह होना चाहिए, ना कि वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है बैठ के। तो दैट इज नॉट द आइडिया। तो क्वेश्चन पेपर से सीखे मतलब ये सीखना है कि क्या और कैसे आएगा क्वेश्चन, प्लस अगर कुछ रिलेवेंट हो तो हमें वो पढ़ लेना है। तो इसीलिए इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन का क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो नॉर्मली मैंने उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। अभी इस इंट्रोडक्शन को लिखने में भी आपकी नॉलेज कैपेबिलिटी के हिसाब से आप लिख सकते हो। तो अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं तो नॉर्मली आपको ये टॉपिक पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये फ्रेज वन नेशन वन इलेक्शन काफी समय से टाइम पे है, और ही इज आस्किंग अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन। तो आपके इंट्रोडक्शन में आप मेक श्योर कीजिए कि वो स्टेटमेंट आप वो फ्रेज आप रखें और उसको अंडरलाइन करके आप इंट्रोडक्शन लिखें। तो मैंने लिखा है कि द आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन वाज रिसेंटली mooted बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। आप लिख सकते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने भी इस आइडिया पे काफी चर्चा की थी, तो आप वो भी लिख सकते हैं। या फिर आप ये नॉर्मली ये सिर्फ ये स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि बिफोर 1967 जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते थे, बाद में रीजनल पार्टीज के राइज के बाद इलेक्शन साइकिल में सिंक टूट गया। जैसे भी आपकी नॉलेज हो उस हिसाब से आप एक या दो लाइन का सेंटेंस बना के इंट्रोडक्शन लगा सकते हैं। एक ही चीज ध्यान दीजिए, आप वन नेशन वन इलेक्शन का फ्रेज आपके इसमें हो, और अगर आप ध्यान से इंट्रोडक्शन मैंने जो लिखा है वो देखेंगे, मे बी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आई विल जस्ट रीड इट आउट वंस। The idea of simultaneous election was recently mooted by Prime Minister himself. Prior to 1967 elections in India, elections to Assembly and Lok Sabha were held simultaneously. In this context, let us analyze the pros and cons of one nation, one election. तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डायरेक्टली मैं प्रो और कॉन्स पे जंप नहीं कर रहा हूं, देयर इज ए सिंक। सीधा सीधा मैंने फॉर और अगेंस्ट नहीं लिखा है, हम एनालाइज कर रहे हैं ऐसा लिख के स्टार्ट किया है। नाउ मेन पार्ट पे आते हैं हम। फॉर लिखा है और अगेंस्ट लिखा है, तो पेपर में आप जब लिखेंगे तो फॉर एक साथ लिखेंगे और अगेंस्ट एक साथ लिखेंगे, बट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस मैं आपको फॉर का एक पॉइंट और अगेंस्ट का एक पॉइंट ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेरा आइडिया यह है कि आपको बताना है कि फॉर में जो पॉइंट आपने लिखा है उस हिसाब से ही आप अगेंस्ट में लिखें। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर का पॉइंट साइमल्टेनियस इलेक्शन में ये है कि एक्सपेंडिचर कम करना है। इलेक्शंस कॉस्टली अफेयर है, तो एक्सपेंडिचर कम करने के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शन लगाएंगे तो इलेक्शंस जो है एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट साइमल्टेनियस इलेक्शन का। अब इसी पे आप अगेंस्ट कैसे लिख सकते हैं? अगेंस्ट ऐसे लिखना है कि आप समझे कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो उस हिसाब से ईवीएम के रिक्वायरमेंट और साथ ही साथ वीवीपैट का रिक्वायरमेंट वो भी बढ़ जाएगा। अभी के कैपेसिटी में शायद ईवीएम और वीवीपैट कम पड़ जाएगा, तो आपको एडिशनल ईवीएम और वीवीपैट प्रोक्योर करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से कॉस्ट बढ़ गया। अभी जो कैपेसिटी है उससे कई ज्यादा आपको कॉस्ट उसमें खर्चा होगा। सिमिलरली इलेक्शन साइमल्टेनियस होगा तो उस हिसाब से जो है
सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और सिक्योरिटी पर्सनल का डिप्लॉयमेंट, ये सब बढ़ जाएगा, तो उस हिसाब से भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे हैं, और उस एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन का आइडिया लगा रहे हैं। बट इंडिया में एक सिंपल सा बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एक्सपेंडिचर का कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो कैप फॉर एक्सपेंडिचर फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। कैंडिडेट्स का है, बट पॉलिटिकल पार्टीज कैन स्पेंड एनी अमाउंट। तो अगर एक्सपेंडिचर ही कम करना है तो इतना बड़ा रिफॉर्म लाने से अच्छा है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपेंडिचर, पोल कैंपेन एक्सपेंडिचर को आप कम कीजिए। सिंपली आप वो करके जो कॉस्ट भी कम कर सकते हैं और मनी पावर का इंपॉर्टेंस भी कम कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आप एक्सपेंडिचर कम करने के नाम पे सिंपली आप कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन करवाना चाहिए। सिमिलरली आप अगर थर्ड पॉइंट देखेंगे, फॉर में जो थर्ड पॉइंट लिखा है, फर्स्ट 2 पॉइंट कॉस्ट के बारे में, एक कैंपेन कॉस्ट के बारे में और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के बारे में। अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बढ़ जाएगा और इनिशियल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट वगैरह है, वो इस प्रकार का है कि वो रेकरिंग कॉस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार का एक्सपेंडिचर है, बट ईवीएम और वीवीपैट एक बार का एक्सपेंडिचर है, ऐसा आप बोल के फॉर में लिख सकते हैं। बट इससे ज्यादा एक्सपेंडिचर का बेनिफिट नहीं होगा। ये है फॉर और अगेंस्ट। तो फॉर में भी हमने एक्सपेंडिचर लिखा है, अगेंस्ट में भी हमने एक्सपेंडिचर लिखा है, और वी हैव ट्राइड टू काउंटर कि एक्सपेंडिचर कम पड़ जाएगा। सिमिलरली अगर आप फॉर का थर्ड पॉइंट देखेंगे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये होता है कि इलेक्शंस डिक्लेयर, ये पॉलिटी में क्वेश्चन भी पूछता है पेपर 1 में कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब से कब होता है वगैरह। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, उस डे से रिजल्ट डिक्लेयर होने तक, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन टू द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जो गवर्नेंस है वो केयर टेकर फॉर्म में होना चाहिए। गवर्नमेंट विल बी इन केयर टेकर फॉर्म। आप न्यू पॉलिसीज वगैरह नहीं ला सकते हो। ये है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसके क्वेश्चंस पे नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि फिर वो पॉलिटी में हो जाएगा पेपर 1 का। सो पॉइंट ये है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार नहीं आएगा, और बार बार नहीं आएगा तो गवर्नेंस में और एडमिनिस्ट्रेशन में डिफिकल्टी नहीं होगी। गवर्नमेंट अपने हिसाब से 5 साल में एक बार ही आएगा इलेक्शन, तो 5 साल में एक बार ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आएगा, और उस हिसाब से ही आपको जो है गवर्नेंस में डिफिकल्टीज आएगी। जस्ट वंस इन 5 ईयर फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं ना। अगर आप उसका रिवर्स देखेंगे या आप उसको काउंटर करने के बारे में सोचेंगे, तो एक बात समझेंगे कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है, काफी सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म इज बार्गेन्ड फेडरलिज्म। तो जब जब पोल होगा तब तब जो जो स्टेट में पोल होगा उस हिसाब से उस स्टेट को वैल्यू बढ़ जाएगा, स्टेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और उस हिसाब से जो है स्टेट का बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे कि जिस ईयर इलेक्शन हो रहा है तो सेंटर की पॉलिसीज उस स्टेट को फोकस करते हुए होंगे। तो इस हिसाब से 5 साल में एक बार सभी स्टेट्स को अपना अपना बार्गेनिंग पावर मिलेगा। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के आने से गवर्नेंस बिगड़ता नहीं है, बल्कि गवर्नेंस बढ़ता है। ये हम अगेंस्ट में लिख रहे हैं। सिमिलरली आप लिख सकते हैं, आप फॉर में देखेंगे तो लिखा है 4th पॉइंट में कि हार्ड और टफ रिफॉर्म्स, जो भी पॉपुलिस्ट रिफॉर्म नहीं होते, वो करने के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस यूजफुल है। जैसे कि जीएसटी एक हार्ड एंड टफ रिफॉर्म था। तो 2017 में जीएसटी लाए। अगर एक ऐसा हार्ड एंड टफ रिफॉर्म लाना है और गवर्नमेंट के पास उसको जस्टिफाई करने के लिए 3 या 4 साल बाकी है, 5 साल में एक बार साइकिल हो रहा है, इलेक्शन साइकिल हो रहा है, तो 3 या 4 साल उसके पास है गवर्नमेंट के पास उसको जस्टिफाई करने के लिए, तो ऐसे टफ रिफॉर्म्स लेने के लिए गवर्नमेंट ज्यादा विलिंग रहेगा कंपेयर टू कि हर 6 महीने या 8 महीने में इलेक्शन हो रहे हैं। तो ऐसे हार्ड और टफ रिफॉर्म्स लेने में डिफिकल्टी होगी। इसका बेटर एग्जांपल हो सकता है हमारा फार्म लॉ। तो फार्म लॉ एक हार्ड और टफ रिफॉर्म था, गवर्नमेंट ने लिया, बट इलेक्शन साइकिल के कारण, हो सकता है कि इलेक्शन साइकिल के कारण गवर्नमेंट को
प्रेशर आया और गवर्नमेंट ने रिपील कर लिया। अगर 5 साल में एक बार इलेक्शन होता तो शायद ऐसे हार्ड एंड टफ रिफॉर्म्स लेने के लिए गवर्नमेंट और भी ज्यादा विलिंग होता, क्योंकि दे कैन जस्टिफाई, दे आर हैविंग मोर टाइम, दे कैन जस्टिफाई, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है उस हार्ड और टफ रिफॉर्म का, इस बात को वो जस्टिफाई कर सकते हैं। दिस इज माई 4th पॉइंट फॉर एडवोकेटिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस। बट आप अगेंस्ट में उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं? अगेंस्ट में सबसे बड़ा काउंटर ये है कि डेमोक्रेसी जो है पॉपुलिज्म से चलता है। जो सबको लगता है कि सही है वो करना चाहिए। अगर मेजर पब्लिक को लगता है ये हार्ड और टफ रिफॉर्म सही नहीं है तो वो सही नहीं है, ऐसा है डेमोक्रेसी। तो आप डेमोक्रेसी को साइड में रख के हार्ड और टफ रिफॉर्म्स के नाम पे इलेक्शन साइकिल को रिड्यूस करके, फ्रीक्वेंसी कम करके कॉमन मैन का पावर निकाल रहे हो। अभी क्या है, कॉमन मैन के पास हर इलेक्शन साइकिल में चांस है कि वो अपने आप को दिखा सकता है कि जो है पावरफुल है, और अकाउंटेबिलिटी इससे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बढ़ती है। ये है उसका अगेंस्ट। सिमिलरली आप अगर 5th पॉइंट देखेंगे फॉर में 5th पॉइंट में मैंने लिखा है कि परपेचुअल इलेक्शन साइकिल में इंडिया, हर साल कोई ना कोई स्टेट में इलेक्शन हो रहा है। अगर ऐसे होता रहेगा तो सभी पॉलिसीज हाईजैक हो जाते हैं, सेंटर के पॉलिसीज हाईजैक हो जाते हैं, और मिनिस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स का हमेशा ध्यान जो है इलेक्शन जीतने में होता है, ना कि गवर्नेंस में। जो कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हो जाएगा, 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा, तो ये बेटर हो जाएगा और सेंट्रल पॉलिसीज हाईजैक नहीं होंगी, स्टेट पोल बाउंड स्टेट को हाईजैक नहीं होंगी। बट आप अब उसको अगेंस्ट में कैसे लिखेंगे? हाउ विल यू काउंटर दिस? उसका काउंटर ये है कि हमारा रीजनल पार्टीज का वेटेज, जो 5th पॉइंट है, रीजनल पार्टीज का वेटेज और रीजनल पॉलिटिक्स आज की एक रियलिटी है। और स्पेशली जो एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद काफी समय तक एक कोएलिशन एरा रहा। कोएलिशन एरा में भी अकाउंटेबिलिटी हमेशा ज्यादा रहा, और फेडरलिज्म का जो स्ट्रेंथ है हमेशा बढ़ता रहा। अगर आप देखेंगे, इवन बी आर अम्बेडकर से जब क्वेश्चन पूछा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, ऐसा क्वेश्चन पूछा, तो बी आर अम्बेडकर ने भी बोला था कि इट इज फेडरलिज्म बट इफ रिक्वायर्ड इट कैन बी यूनिटरी। तो नॉर्मली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का आइडिया ये था कि इट शुड बी ए फेडरल अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एंड इट शुड बी यूनिटरी इन केस ऑफ ए क्राइसिस, वार वगैरह हो गया तो यूनिटरी होना चाहिए। तो जैसे जैसे जो इलेक्शन साइकिल्स और इलेक्शंस होते रहेंगे, फेडरलिज्म को वेटेज बढ़ता रहेगा। इस तरह से आप 5th पॉइंट को काउंटर कर सकते हैं। तो इस सैंपल में मैंने 5 फॉर पॉइंट्स लिखे और 5 अगेंस्ट पॉइंट लिखे। मैं कहूंगा कि आप कोई भी टॉपिक आर्गुमेंट का लिखेंगे तो 5-5 पॉइंट फॉर और अगेंस्ट में लिखेंगे तो बेटर रहेगा। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर में भी पॉइंट है, अगेंस्ट में भी पॉइंट है, और सेम पॉइंट को आप काउंटर भी कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे 5 पॉइंट के अलावा भी आपके पास पॉइंट होंगे। तो आप फाइनली कंक्लूजन क्या लिखेंगे? क्वेश्चन आता है कि कंक्लूजन क्या लिखेंगे। क्योंकि मैंने फॉर के स्लाइड के साथ ही अगेंस्ट का स्लाइड लिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो जो फॉर में है मैंने उसको काउंटर किया है। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे? कंक्लूजन हमें लिखना है हमेशा बिल्कुल जो है बैलेंस्ड तरीके से। हमने फॉर में भी नहीं जाना है और अगेंस्ट में भी नहीं जाना है, इस हिसाब से कंक्लूजन लिखना है। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है बहुत हार्ड और टफ रिफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स एक एग्जीक्यूटिव होता है जो रेस्पॉन्सिबल टू असेंबली होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा। लोकसभा का लीडर है प्राइम मिनिस्टर। सिमिलरली चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ असेंबली। तो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर में भी है। अब बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसा जजमेंट था केशवानंद भारती में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को टिंकर नहीं कर सकते।
तो अगर आपको साइमल्टेनियस इलेक्शन लाना है तो काफी सारे रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। हो सकता है आपको प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से शायद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। और आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर लेंगे तो आपको वो जुडिशियल रिव्यू में शायद हो सकता है अटक जाए। तो एक बहुत ही टफ और बड़ा रिफॉर्म है जिसके लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन इमीडिएटली, हम हम इमीडिएटली वर्ड यूज करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है या ये नहीं करना चाहिए। हम बोलेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इमीडिएटली, हमें लो हैंगिंग फ्रूट्स मतलब जो आसानी से हम कर सकते हैं, ऐसे रिफॉर्म्स लाने चाहिए। जैसे कि मे बी इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं पॉलिटिशियंस 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से, मे बी दैट शुड बी रिमूव्ड ताकि एक्सपेंडिचर बच जाए। या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज का एक्सपेंडिचर है वो कैप कर दे। या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग चल रहा है उसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी लेके आए। ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं जो हम इजीली और बेटर तरीके से कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वी शुड नॉट स्ट्रेट अवे जंप इनटू साइमल्टेनियस इलेक्शंस। एंड साथ में हम लास्ट में ये भी पॉइंट लिख देंगे कि इलेक्शन रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड विद चेंजिंग टाइम्स, यू हैव टू डू रिफॉर्म इन इलेक्शन प्रोसेस ऑल्सो। तो इस हिसाब से आप कंक्लूजन लिखिए। ऐसा कंक्लूजन लिखिए कि आपको फॉर में भी नहीं लिखना है और अगेंस्ट में भी नहीं लिखना है, और एट द सेम टाइम आप अपने नॉलेज को पूरी तरीके से दर्शा रहे हैं कि आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, और इस प्रोसेस को एंटायरली आपको एप्लीकेबल बनाने के लिए क्या क्या करना है, ये इस चीज का आप पूरा कंक्लूजन में दे रहे हैं। आप इंट्रोडक्शन, फॉर, अगेंस्ट और कंक्लूजन से क्लियरली एग्जामिनर को बता रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मुझे इन आउट सब कुछ पता है। और आपने गिवन सिचुएशन में, गिवन टाइम के हिसाब से आपने बहुत ही बेहतरीन आंसर लिखा है। इसको पढ़ने से ऐसा समझ में आ जाएगा। तो क्योंकि साइमल्टेनियस इलेक्शन एक ऐसा टॉपिक था जो रिलेवेंट था, इसलिए मैंने उसका एक मॉडल आंसर दिया है। बाकी मैं मॉडल आंसर्स डाल नहीं पाया इसमें। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन का मॉडल आंसर चाहिए होगा तो मे भी मैं उसका पीडीएफ सर को दे दूंगा बना के, तो आप देख लेना उसको। बाकी ये पीडीएफ सर के पास है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सर आपको ये पीडीएफ दे देंगे ग्रुप में। सो ये था आर्गुमेंट। yes, I would upload this. काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स भी काफी सारे आए हैं, सो लेट्स टेक देम। पहला क्वेश्चन आया है, सर कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन डालना रहता है या पैराग्राफ में लिखना रहता है? कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन आप एक्चुअली इसमें थोड़ा लंबा है, शायद आप एग्जाम में इतना लिख नहीं पाओगे। 1 या 2 लाइन में आप लिखिए तो पैराग्राफ का ही तो इश्यू ही नहीं है। और आप डालोगे तो बेटर रहेगा। मैंने डाला था। सर आपने डाला था क्या? या हाँ, मैंने भी डाला था। हाँ, तो आप देख लीजिए, डालने से आपको बेटर चांसेस है। दूसरा क्वेश्चन सर आया है कि सर क्या हिजाब मुद्दे जैसे कंट्रोवर्शियल इशू पर भी आर्गुमेंट राइटिंग का क्वेश्चन आ सकता है? मेरे व्यू में तो जरूर आ सकता है। सो इस तरीके के टॉपिक्स भी आप प्रिपेयर करके जाइए। इसके अलावा और है? और सर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि फार्म प्रोटेस्ट काफी पॉलिटिकल था, उसके बाद भी 21 में क्वेश्चन आया है। सेम डिमोनेटाइजेशन का भी आया है, तो पॉलिटिकल है इसलिए नहीं आएगा वाला आइडिया इसमें नहीं चलता। एक क्वेश्चन और है वैशाख सर, ये है सर सीडीएस के बाद हमारा क्या प्लानिंग होना चाहिए स्पेसिफिकली फॉर सीएपीएफ पेपर 2? तो 10th अप्रैल को स्टूडेंट्स हैव देयर सीडीएस एग्जाम एंड देन सीएपीएफ इज इन अगस्त। तो ये बीच के टाइम को कैसे इफेक्टिवली यूज किया जाए पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए? सर नॉर्मली तो सीडीएस के लिए भी करंट अफेयर्स आता है, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे। हो सकता है आप वन लाइनर्स ही पढ़ रहे हैं और पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको ऐसे काफी सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के ऊपर जो है फॉर और अगेंस्ट मिल जाएगा। जैसे कि हिजाब का क्वेश्चन उन्होंने बोला है, तो एक हिजाब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो काफी समय से पिछले 2-3 महीने में रहा है, तो आप उसके फॉर और अगेंस्ट एक नोटबुक में लिख सकते हैं। ऐसे कोई भी टॉपिक आपको मिले ऐसे उसके फॉर और अगेंस्ट आप बना के रखे तो अच्छा रहेगा। और ऐसे के लिए लास्ट भी ये यूज कर सकते हैं सर। एक
तो ऐसे के लिए भी आप यही फॉर्डर मटेरियल यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको ध्यान रखना है कि उसका राइटिंग स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाता है, बाकी मटेरियल आप यही यूज कर सकते हैं। वैशाख, एक क्वेश्चन और है सर, फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट्स आर टू बी रिटन सेपरेटली लाइक यू हैव डन इन योर स्लाइड्स? सर मैंने तो फॉर और अगेंस्ट अलग अलग ही लिखा था, बट लिखते टाइम यही ध्यान रखा था कि फॉर के अगेंस्ट लिख रहे हो आप, उस हिसाब से ऑर्डर में लिखा था। बाकी कॉलम वगैरह बना के नहीं लिखा था, और मैंने शायद देखा भी नहीं किसी को बनाते हुए। सर आपने क्या किया था सर? मोस्टली डिपेंड्स ऑन द टॉपिक आई गेस, कि कई टॉपिक होते हैं जिनमें स्ट्रक्चरली यू कैन ब्रेक देम इन फॉर एंड अगेन, बट अगर अभी तक सीएपीएफ में अभी ऐसे टॉपिक्स नहीं आए, बट अगर कोई बहुत एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल टॉपिक्स है तो उसमें यू कैन टेक द पैरावाइज अप्रोच, जहां पे टेंजिबल आप पे कोई पॉइंट्स अगर होना तो। मैंने जैसा लिखा था वैसा ही मैंने आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड किया। ओके, आई गेस देयर इज नो मोर डाउट वैशाख। थैंक्स अ लॉट फॉर द सेशन। अगर आप लोगों को और भी कुछ डाउट है, यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड रीच आउट टू हिम एज वेल एज टू वर्तिशाला। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम वैशाख। इफ यू हैव एनी अदर सजेशन प्लीज गिव देम। सर बिफोर वी एंड, मतलब आप मुझे या सर को मैसेज कर दीजिए ऐसे कोई भी टॉपिक पे या किसी भी इश्यू पे आपको और कुछ चाहिए तो, और फीडबैक भी दे दीजिए कि कुछ इम्प्रूवमेंट करना है या कुछ करना है तो आप जस्ट इन्फॉर्म कीजिए। और डाउट्स भी आप सर के थ्रू भी मुझे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली भी पूछ सकते सो थैंक्स अ लॉट वैशाख सर फ्रॉम द एंटायर वर्दीशाला फैमिली। आप वीडियो के एंड में यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट्स वट एवर डाउट यू हैव, एंड सर वुड बी टेकिंग देम अप। एंड आप सर को भी मैसेज कर सकते हैं ऑल्सो। सर वुड बी इन टच, सो सर वुड बी होपफुली टेकिंग अ फ्यू मोर सेशंस। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम सर। हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।